Okay, good afternoon to all of you. We are going to start the class. So, as we discussed earlier, the diazotization reaction. तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट होती है. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन highlighted on your screen. The product formation in this equation is known as benzene diazonium chloride. If you want to know the structure of benzene diazonium chloride, it is highlighted on your screen. This is benzene, that means the IUPAC name of benzene is phenyl. This is pH N2 plus Cl minus. This is also known as benzene diazonium chloride. If we replace Cl minus by X minus, then we call benzene diazonium. This reaction, तो बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है. NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो बच्चों यहाँ पर आप जो टेम्परेचर है वो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ केल्विन आप 273 से 278 केल्विन भी लिख सकते हैं. तो ये आपको याद रखना. तो बच्चों मैंने आपको बताया कि बेंजीन एज यूजिंग द बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को यूज करके हम लोग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन ये सब के फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आपके सामने जरा ध्यान से देखिए कि बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को यूज करके हम आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोन एज आयोडोबेंजीन. तो बच्चों आप इसको आयोडोबेंजीन के नाम से जानते हैं. तो बच्चों आपने ये देखा कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से कितने तरह के प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं. देयर इज द वेरियस कैटेगरीज, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन. तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए. तो एक बच्चे ने मैसेज देके अभी पूछा है, सर डीडीटी का स्ट्रक्चर बना दीजिए. तो हम आपको डीडीटी का स्ट्रक्चर एक बार बता देते हैं, कोई बात नहीं. ये किसी का डाउट है सर डीडीटी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है. तो बच्चों डीडीटी का जैसा कि आप पूरा नाम जानते हैं, दिस इज डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. अगर आप इसका स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो उसको केयरफुली जरा देख लीजिए. सबसे पहले बच्चों इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन बनानी पड़ेगी. क्या आप क्लोरोबेंजीन बनाना जानते हैं? दिस इज क्लोरोबेंजीन. यानी बेंजीन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए. किससे? क्लोरीन से. क्योंकि बेंजीन का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों बेंजीन का जनरल फॉर्मूला? C6H6. अगर आप क्या करेंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए क्लोरीन से. उसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए क्लोरीन से, तो बच्चों उसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं. ठीक है. तो बच्चों क्लोरोबेंजीन का जो जनरल फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6. उसमें से एक हाइड्रोजन आप कम कर दीजिए, तो एक हाइड्रोजन कम करके उसमें Cl जो अटैच कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा C6H5Cl. तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोबेंजीन इज C6H5Cl. ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम C6H6Cl लिखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, इसलिए एक हाइड्रोजन को हम कम करेंगे और हम क्लोरीन को अटैच कर देंगे. तो दिस इज नोन एज क्लोरोबेंजीन. तो बच्चों अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा जिसकी भी आवाज आ रही है, ऐसे समझ में आपको बहुत ही कम आएगा. तो बच्चों आपको ये देखना होगा, दिस इज 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन. अब आपको क्या करना है बच्चों, जो बेंजीन है उसके पास हाइड्रोजन तो होता ही है, तो ये मैंने हाइड्रोजन उसके अलग से आपको शो कर दिए. अब आपको बच्चों क्लोरल लेना होता है. एक कंपाउंड होता है क्लोरल, उसका फॉर्मूला होता है CCl3CHO. दिस इज CCl3 एंड CHO. दिस इज नोन एज क्लोरल. क्या कहते हैं इसको? क्लोरल. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज क्लोरल. तो क्लोरल और 2 मोल्स क्लोरोबेंजीन अगर आप लेते हैं तो आपके पास बहुत इजी तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है डीडीटी का. बस आपको क्या करना होता है, रिमूवल ऑफ वाटर करना होता है. तो बच्चों इस तरह से हम वाटर का रिमूवल कर देंगे. वाटर इज H2O. जब हम वाटर का बच्चों रिमूवल करेंगे, देन वी ऑब्टेन द डीडीटी. तो बच्चों आप देख लीजिए डीडीटी अब आपको समझ में आ जाएगा. अभी तक आप इसका नाम जानते थे
अब आपको आज के बाद इसका स्ट्रक्चर भी पता पड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर में बता रहा हूं अभी, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्लोरोबेंजीन एज इट इज जो बना हुआ है पहले आप उसको बना लीजिए। ये देखिए क्लोरोबेंजीन मैंने पहले बना लिया, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बनाने के बाद मैंने क्या किया, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दिए इन टर्म्स ऑफ वाटर। जरा देखते रहिएगा ध्यान से, तभी आप भी बना पाएंगे। उसके बाद इस कार्बन को और इस कार्बन को मैंने अटैच कर दिया, किससे, इस कार्बोनिल कार्बन से, और ये हो गया H और दिस इज कार्बन और ये हो गया Cl3। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT, जिसको आप कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज डाईक्लोरो। देखिए बच्चों, डाईक्लोरो का मतलब दो क्लोरीन है और डाईफिनाइल का मतलब दो बेंजीन है। तो डाईक्लोरो, डाईफिनाइल, ट्राईक्लोरो और इथेन। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको DDT का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फॉस्जीन का तो स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रीवियस टर्न्स पे बताया था, लेकिन आपको DDT का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। दिस इज डाईक्लोरो, डाईफिनाइल, ट्राईक्लोरो, इथेन। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है किस तरह से ये स्ट्रक्चर बना है? इस स्ट्रक्चर का नाम होता है डाईक्लोरो, डाईफिनाइल, ट्राईक्लोरो, इथेन। इसको एज अ पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है, डाईक्लोरो, डाईफिनाइल, ट्राईक्लोरो, इथेन। दिस इज द शॉर्ट नेम, एब्रिविएशन इज DDT। तो मेरे हिसाब से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आपको अगर DDT का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आप क्या लेंगे, 2 मोल्स क्लोरोबेंजीन और 1 मोल क्लोरल लेंगे। इनको आपस में कंबाइन करेंगे, वाटर रिमूव करेंगे और आपके पास DDT का स्ट्रक्चर बनके प्रिपेयर हो जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों को DDT का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आपने अपनी कॉपी में बना लिया होगा। क्या कॉपी में बनाना है कि आप बना चुके हैं? सर बना लिया। सर बनाना है। ओके, तो बना लीजिए। तो बच्चों जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर किसी भी बुक में इस तरीके से डायरेक्ट नहीं बताया गया है। तो अगर आप इसको बना लेंगे तो ये आप ही के लिए फायदेमंद है, क्योंकि DDT का स्ट्रक्चर्स भी अभी तक एग्जाम्स में, इनके यूजेस, स्ट्रक्चर सब कुछ आ चुका है एग्जाम में। तो मैंने आपको DDT का स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर तरीके से बनाना सिखा दिया है। ये किसी बुक में नहीं बना हुआ है, ये बुक में सिर्फ डायरेक्टली नीचे वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली नीचे वाला बनाने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं तो आप हमेशा है इस स्ट्रक्चर को बना लेंगे। मैं इस स्ट्रक्चर को फिर से आपको रिपीट करता हूं, देखिए कितना इजी है। डाईक्लोरो, डाईफिनाइल, ट्राईक्लोरो, इथेन। इथेन मतलब 2 कार्बन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफी देर तक इसको समझा दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स का छूट गया उनको भी आप बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही क्लास हो रही है अटेंड। तो मेरे ख्याल से आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा अटेंड नहीं करते हो, क्या है पता नहीं। तो बच्चों आप लोग ने स्ट्रक्चर बना लिया? यस सर। यस सर। तो बच्चों अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरी रिएक्शंस की तरफ। मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाइसोटाइजेशन रिएक्शन, जिसको आप आगे भी देखेंगे चल करके। तो बेसिकली आपके एग्जाम में कन्वर्जन्स आते हैं, बेंजीन टू फिनॉल, बेंजीन टू आयोडोबेंजीन। तो उसमें डाइसोटाइजेशन रिएक्शन जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक आपके क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे। तो बच्चों आप ये आपके सामने यहाँ पर एक हेडिंग डली है कि एल्कीन्स को यूज करना है, तो हम एल्कीन्स को यूज करेंगे। तो इससे पहले आपने क्या किया था, इससे पहले भी आपको कंसेप्ट किया था कि आपने सैंडमायर रिएक्शन को यूज किया था और एरिल हैलाइड्स बनाए थे। उन एरिल हैलाइड्स में क्लोरोबेंजीन था, ब्रोमोबेंजीन था, आयोडोबेंजीन था। और सैंडमायर रिएक्शन स्टार्ट ही तभी होती है जब आपको डायजोटाइजेशन पता हो। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, एरिल हैलाइड्स। तो अगर आपको हेडिंग ही नहीं पता है तो आप कल से स्टार्ट कर चुके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और अगर आपको अंदाजा नहीं है तो मैं आपको लिख देता हूं, दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स। व्हिच हैलाइड्स?
एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स, एरिल हैलाइड्स। एल्किल का मतलब जो हेलोजन होगा वो डायरेक्टली एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर एरिल कहते हैं तो वो एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा है, लाइक बेंजीन। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये काफी इजी सा काम है, ये सभी लोग कर सकते हैं। सबसे पहली रिएक्शन तो क्या है कि आपने हाइड्रोजन हैलाइड्स जैसे HCl HBr की रिएक्शन कराई है, तो ये रिएक्शन तो काफी इजी होती है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसमें X- का अटैक होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो भी एल्कीन्स और एल्काइंस होती हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। जो एल्कीन्स और एल्काइंस होती हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, और जो पाई इलेक्ट्रॉन रिच होती है उनको हम न्यूक्लियोफाइल्स के नाम से जानते हैं। तो एल्कीन्स एल्काइंस ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल पे बच्चों अटैक किसको होगा? इलेक्ट्रोफाइल का होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और आपका ये प्रोडक्ट बन करके चला आता है। तो बच्चों इसकी मैकेनिज्म भी होती है जिसका कोई ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, क्लास 11th में आपको पढ़ाई जाती है, लेकिन क्लास 12th में एज अ मैकेनिज्म ये नहीं पूछा जाता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि HCl से रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कम समझ पा रहे हैं तो आप लिख लीजिए भले यहाँ पर, दिस इज एल्कीन। अब ये कोई भी एल्कीन हो सकती है और ये एसिड हो सकता है, इसको आप हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये HCl भी कह सकते हैं, HBr भी कह सकते हैं। तो ये रिएक्शन हो सकती है। अब बच्चों अगर हमारे पास कार्बन अगर 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा मोरकोनिकॉफ रूल, एंटी मोरकोनिकॉफ रूल, ये सारी बातें आपको बताई गई होंगी। क्या याद है आपको? बिल्कुल याद होगा बच्चों। जैसे आपके पास ये एक नॉर्मल सी रिएक्शन है, इस नॉर्मल सी रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको ऐसा बताया जाता है कि जो CH3 होता है उसका कौन सा इफेक्ट होता है बच्चों? प्लस आई इफेक्ट। CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। क्या आप लोग बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट जानते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जैसे मिथाइल यस ग्रुप, सर। इथाइल ग्रुप, ये सब क्या क्रिएट करते हैं? प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसको हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, एक होता है माइनस आई इफेक्ट जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो ज्यादातर कॉमनली कौन सा यूज किया जाता है? NO2 और जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। लेकिन बच्चों जो मिथाइल इथाइल एल्काइल ग्रुप होते हैं उनको बल्की ग्रुप्स कहते हैं, और ये यूज किया जाता है एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन आगे से पीछे से आगे की तरफ इस तरह से होता है जो आपको नजर आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, क्योंकि CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। तो इसकी इफेक्ट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं पीछे से आगे की तरफ, जैसा कि मैं आपको मूव करके दिखा रहा हूं। तो बच्चों क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाता है और एक कार्बन पे प्लस आता है, दूसरे कार्बन पे माइनस चार्ज आता है। तो बच्चों जिस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा वो कार्बन आपको कैसा दिखाई दे रहा है, और जो माइनस आएगा वो कैसा दिखाई देगा? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, ध्यान से देखिएगा मैंने एरो इंडिकेट कर रहा हूं, और इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा। अब HI है, HI ब्रेक होगा H प्लस आई माइनस पे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि I कहां पर अटैच होगा? जहां पे प्लस चार्ज आया है। तो बच्चों I कहां अटैच होगा? यहां पे जाके अटैच होगा। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा दिखा रहा हूं। ये देखो बच्चों I जाके यहां पर अटैच होगा, पर अटैच होगा तो H आगे वाले पे अटैच होगा, क्योंकि I माइनस होता है। जो भी हेलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो I माइनस CH के पास चला जाएगा। तो आप देखिए बच्चों आपका मेजर प्रोडक्ट में जो बना हुआ है उसमें CH के पास I है और CH2 के पास एक H आ गया है, तो वो CH3 बन गया। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप इसको मैकेनिज्म की तरीके से देखते हैं तो ये मैकेनिज्म की तरीके से ही बताया है मैंने, क्योंकि ये मैकेनिज्म आपको क्लास 11th में पढ़ाई जाती है, लेकिन क्लास 12th में ये मैकेनिज्म आपसे किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको इस मैकेनिज्म को दोबारा समझा देता हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। तो बच्चों इसका नाम होता है प्रोपीन, ध्यान से देखिए मेरी स्क्रीन पे। तो बच्चों इसका नाम होता है प्रोपीन, सब बच्चे ध्यान से देखें। द प्रोपीन इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। तो बच्चों प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन होता है, ये देखो माइग्रेशन कर दिया मैंने। तो जब माइग्रेशन होता है
तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा वो आपको नजर आ रहा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। और बच्चों जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस पे अटैक होगा किसका, H प्लस और I माइनस का। तो H और I कहाँ जाएंगे, ये बात आपको क्लियर है। I बच्चों यहां पर आकर जुड़ेगा और H बच्चों यहां पर चला जाएगा, इन दोनों का अटैचमेंट होगा। तो CH3 CHI CH3 ये प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये प्रोसेस फॉलो हुआ है, तभी ये प्रोडक्ट बन करके आया है। और इस प्रोडक्ट को हम लोग मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन अगर I दूसरी तरफ जाके अटैच हो जाता है तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए हम इसको माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है? क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आती है कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट बनता है? Yes, अगर sir. आप क्लास 11th के Yes, sir. कंसेप्ट यूज करें। और बच्चों अगर आपने क्लास 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो हम लोग एक रूल बना लेते हैं, उस रूल को हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को ये समझ में कम आता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे बच्चों आपके पास प्रोपीन है, तो प्रोपीन में आप ये देखिए कि अनसैचुरेटेड कार्बन कहां पर है। तो तुम कहोगे ये वाला सिस्टम अनसैचुरेटेड है, ध्यान से देखो अपनी स्क्रीन पे, ये वाला सिस्टम जो है अनसैचुरेटेड है। और मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट सबस्ट्रेट में जाकर के वहां अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो बच्चों यहां पर अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है, HI। इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है, I माइनस। तो I माइनस बच्चों कहां जाकर के जुड़ेगा, अनसैचुरेटेड सिस्टम में जहां पर H कम है। तो बताओ यहां H कम है कि यहां H कम है? तो तुम कहोगे सर यहां H कम है, तो यहां जाकर के I जुड़ जाएगा। इसको हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो भी बन के आ जाएगा, जैसे CH3 CHI सिंगल बॉन्ड CH3। तो बच्चों ये आपका जो होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और माइनर अगर बनाना चाहें तो उसकी कोई नीड नहीं है, आप सिर्फ मेजर ही प्रोडक्ट बनाइए। तो दिस इज द आंसर। तो बच्चों अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बन के तैयार हो सकता है। वो एनसीईआरटी में एक लाइन में लिखा हुआ है, वही इंडिकेट भी कर देता हूं। दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल। अगर आपको उसकी स्पेलिंग भी नहीं पता है तो आप स्पेलिंग देख सकते हैं, MARKOVNIKOV, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन किस तरह से होती है। क्या सभी को क्लियर है व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल, कि नेगेटिव पार्ट कहां जाके अटैच होता है, जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं। और अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते हैं तो नेगेटिव पार्ट वहां जाके अटैच होता है जहां पर H ज्यादा होते हैं। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता कहां पर है, ये क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो जो रूल से प्रोडक्ट बनता है उस रूल का नाम होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसमें I जाकर के वहां अटैच होता है जहां पर H ज्यादा होते हैं। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो कितने बच्चों को बात समझ में आती है कि व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? तो बच्चों एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं कि कभी भी आपके सामने कोई इस तरह से लिख दे, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI लिख दे, लेकिन यहाँ जो प्रेजेंस है वो पेरोक्साइड की लिख दे। तो बच्चों आप लोगों ने कभी किसी पेरोक्साइड का नाम सुना है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, बेंजोइल पेरोक्साइड? तो दीज आर द पेरोक्साइड। तो बच्चों पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2 की -1? -1। -1 होती है, ठीक है। ओके बच्चों, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर आपका प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, यानी I कहां पर अटैच होगा, I वहां पर अटैच होगा जहां पर H ज्यादा होंगे। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इसकी एक मैकेनिज्म भी होती है जो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। तो जैसे CH3 CH2 CH2I, तो बच्चों पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों जो मैंने आपको बात बताई वो मैंने इसमें लिख भी दी है, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों जितनी बातें बता रहे हैं उनको नोट जरूर करिएगा ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? नेक्स्ट,
तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हाँ ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखें, हेडिंग डालें हमारे साथ, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, जरा इसमें लिखते हैं क्या पढ़ा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 टू एन एल्कीन रिजल्टिंग in discharge of reddish brown color of bromine constituent an important method for the detection of double bond in a molecule। तो बच्चों अगर आपको अनसैचुरेशन चेक करनी है कि मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम Br2CCl4 का टेस्ट करते हैं। CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर विसिनल डाइब्रोमाइड क्रिएट होता है। तो बच्चों मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये बताया हुआ है कि अगर जेम डाइहाइड होगा तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, उसमें एक ही कार्बन के साथ दो ब्रोमीन अटैच होते हैं। लेकिन अगर विसिनल डाइब्रोमाइड बोला जाएगा तो उसमें अलग अलग कार्बन के साथ दो ब्रोमीन अटैच होते हैं। तो ये प्रोडक्ट मैंने आपको ऑलरेडी इस तरह से बोलना सिखा रखा है, तो आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये वाला प्रोडक्ट सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए विद नेमिंग। दिस इज नोन एज विसिनल डाइब्रोमाइड। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में कभी भी अगर आपको डबल बॉन्ड का डिटेक्शन करना है तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो बच्चों आपके प्रेजेंस में एग्जांपल 10.4 आप देख सकते हैं। एग्जांपल 10.4 में क्लास 11th का कंसेप्ट यूज कर लिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फर्स्ट पार्ट यूज करते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, एक एक करके इन क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं। तो बच्चों अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखें आंसर्स, अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार आप खुद से भी बनाइए, बिना इसका आंसर देखें, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद HBr फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों अगर आप पहले पार्ट का आंसर देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहां है, सबसे पहले वो चेक कर लीजिए। दिस इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए बच्चों अपनी स्क्रीन पे देखिए, दिस इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आपको नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, जो अनसैचुरेटेड कार्बन है उसके बगल में HBr है, तो उसका नेगेटिव पार्ट क्या है? Br। तो बच्चों Br जाके कहां पर अटैच होगा? जहां पर H कम होंगे। तो Br बच्चों कहां अटैच होगा? इस वाले कार्बन पे कि इस वाले कार्बन पे? तो तुम कहोगे इस वाले कार्बन पे। सर इस वाले कार्बन पे 2 H है और इस वाले कार्बन पे 1 H है, तो Br कहां अटैच होगा? जहां पर H कम होंगे। तो बच्चों Br को आप यहां अटैच कर दोगे और ये वाला H आप यहां पर अटैच कर दोगे। तो जब आपने HBr अटैच कर दिया तो बीच से डबल बॉन्ड आप जरूर हटा दीजिएगा, वरना कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी। तो इस बात का स्पेसिफिक ध्यान दीजिए और अपने प्रोडक्ट को पहचानिए कि आपने यही प्रोडक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है। दिस इज द आंसर। तो बच्चों आप समझ गए होंगे किस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी यही है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है और अनसैचुरेटेड सिस्टम में पहले ध्यान से देखिए, यहां हाइड्रोजन कम है कि यहां हाइड्रोजन कम है। आप कहोगे यूजिंग मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल Cl वहां अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो बच्चों देखो मैंने हाइड्रोजन अटैच कर दिया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, परऑक्साइड की प्रेजेंस है और मैंने आपको बताया था इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल व्हाट क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि Br वहां जाकर के अटैच होगा जहां पर H ज्यादा होंगे। यानी इस वाले कार्बन पे H 1 है और इस वाले कार्बन पे H 2 है, तो Br कहां जाएगा? आप कहोगे Br यहां पर जाएगा जहां पर H ज्यादा होंगे। तो बच्चों अगर आप अपने प्रोडक्ट को पहचाने तो प्रोडक्ट आपका बन के प्रिपेयर हो गया। ये मैंने आपके सामने प्रोडक्ट का आंसर लिख दिया। तो सभी बच्चों को इस 3 तरह के प्रोडक्ट क्लियर हो गए होंगे। और बच्चों ये जो शार्प एजेस होती हैं ये कार्बन होते हैं, तो ये आपको ये कार्बन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये तीनों आंसर्स क्लियर हैं।
दिस इज फर्स्ट Yes, आंसर, sir. दिस Yes, इज sir. सेकेंड Yes, आंसर, sir. थर्ड आंसर। ओके, थैंक यू। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल 10.4 के आगे। तो बच्चों जो मैंने आपको थ्योरी नोट्स लिखाए हैं उसको भी कंप्लीट करते चले जाया करिए, फिर आपको चैप्टर काफी इजी लगेगा, वरना कुछ टाइम बाद आपको चैप्टर भी टफ लगने लग सकता है। तो बच्चों अब हम लोग को कुछ रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, अभी वो हम लोग जस्ट करने जा रहे हैं। तो रिएक्शंस को कंप्लीट करने से पहले हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10.5 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10.5, 10.4, 10.3, 10.2 ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक नया मेथड पढ़ लेते हैं, उसका नाम है हैलोजन एक्सचेंज। तो बच्चों आपके कोर्स में नेम्ड रिएक्शंस है, नेम्ड रिएक्शंस का आपने नाम सुना होगा, जैसे क्लास 11th में नेम्ड रिएक्शंस कराई जाती है। एल्डोल कंडेंसेशन आपने करी होगी, कैनिजारो रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन तो सभी बच्चों ने की होगी। तो वुड्स रिएक्शन बच्चों आप जानते हैं सभी लोग, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे। व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन बच्चों क्या होती है? वुड्स रिएक्शन कौन देते हैं? वुड्स रिएक्शन देते हैं एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। तो व्हाट इज एल्किल हैलाइड? दिस इज CH3Cl in presence of sodium diether, or this is sodium and again another molecule of alkyl halide, this is CH3Cl, methyl chloride। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसमें से NaCl को बाहर कर दीजिए, दिस इज NaCl, इसको बाहर कर दीजिए बच्चों, और आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे CH3 और CH3 आपस में अटैच हो जाएंगे और ट्वाइस NaCl बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। तो बच्चों आप लोग वुड्स रिएक्शन तो जानते होंगे ना एटलीस्ट, कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है? जानते हैं वुड्स सर। रिएक्शन बच्चों क्लास 11th में भी होती है। क्लास 11th में आपको एक बेसिक कन्वर्जन बताया जाता है, मीथेन टू इथेन। कितने बच्चों ने मीथेन से इथेन बनाया है? या इथेन टू ब्यूटेन, आपको ये भी दिया जा सकता है। तो वुड्स रिएक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं वो इवन होते हैं, या तो 2 कार्बन का एल्केन होगा, या 4 कार्बन का, या 6 कार्बन का। ये प्रॉपर्टी होती है वुड्स रिएक्शन की। तो क्या आपने क्लास 11th में मीथेन टू इथेन नहीं किया? बिल्कुल किया होगा। मीथेन जानते हैं क्या होता है? दिस इज मीथेन। तो बच्चों हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपको वुड्स रिएक्शन के और भी एप्लीकेशन बता रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी काफी कम है। तो मीथेन का जब क्लोरिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है बच्चों? मिथाइल क्लोराइड बनता है। मिथाइल क्लोराइड बन गया। और बच्चों जब मिथाइल क्लोराइड की वुड्स रिएक्शन करते हैं, तो कभी भी बच्चों वुड्स रिएक्शन करनी हो तो आपको इस तरह से लिखना पड़ता है, CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल्स को लेकर के। अगर आप इस तरह से लिखेंगे जल्दी से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2। तो आप ध्यान से देखो, इनटू इथेन प्रिपेयर हो गया, लेकिन मिथेन से इथेन आपने डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किया। मिथेन से इथेन को प्रिपेयर करने के लिए पहले आपने क्या लिया है, पहले आपने एल्किल हैलाइड लिया है, क्योंकि वुड्स रिएक्शन इज गिवन बाय बेसिकली एल्किल हैलाइड। तो एल्केन तो देते नहीं है, इसलिए आपने पहले एल्केन को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट किया, तब आपने क्या बनाया, इथेन बनाया। क्या ये बात समझ में आती है कि वुड्स रिएक्शन गिवन बाय कौन देते हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, ये बच्चों को वुड्स रिएक्शन होती है। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को वुड्स रिएक्शन थोड़ी बहुत तो याद आ गई होगी। अगर बच्चों आपको वुड्स रिएक्शन याद आ गई है तो क्या आप इथेन टू ब्यूटेन बना सकते हैं? तो मेरे को बता के। तो बच्चों आपको नेम्ड रिएक्शंस के सिम्टम्स पता होने चाहिए कि नेम्ड रिएक्शंस के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरह से आपके कोर्स में कई सारी नेम्ड रिएक्शंस हैं। दिस इज वुड्स रिएक्शन जो आपको क्लास 11th में पढ़ाई जाती है, इसको क्लास 12th में भी पता होना जरूरी है,
और अगर पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आएगी। तो बच्चों आपको जैसे इथेन टू ब्यूटेन बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इथेन को इथाइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, इथाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले इथेन क्या होता है, वो होता है C6H6। ये इथेन होता है? नो, ये तो बेंजीन होता है। इथेन क्या होता है, CnH2n+2, यानी एल्केन का फॉर्मूला में n की जगह 2 डाल दीजिए तो क्या बनेगा, C2, फॉर्मूला पता है इथेन का, C2H6। अब इसका क्लोरिनेशन करो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बच्चों सनलाइट को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, Hmu। आपको ये बताया गया होगा कि सनलाइट को इस तरह से भी लिखा जाता है, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, जहां पर H होता है प्लैंक कांस्टेंट और म्यू होती है फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग कहते हैं ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो फोटॉन्स के फॉर्म में नजर आते हैं। तो इस एनर्जी के पैकेट्स को हम लोग कहते हैं फोटॉन्स, इनकी एनर्जी होती है H/μ। तो हम लोग सनलाइट को बच्चों सनलाइट ना लिख करके Hmu से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपने बुक्स में देखा होगा। और ये पार्ट होता है फिजिक्स का, और फिजिक्स में ऑलरेडी ये पढ़ाया जाता है कि अगर म्यू फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स होंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी, Hmu। तो बच्चों आपका ये बन के तैयार हो गया, जैसे C2H5Cl प्लस HCl। अब जो बच्चों आपका C2H5Cl बना है, इसी को आप ले लो। और बच्चों हम लोग को साइड प्रोडक्ट नहीं बनाने होते हैं, क्योंकि दिस इज द कन्वर्जन्स, हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट से मतलब होता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर दोबारा यही वर्किंग अपनाई है और NaCl को बाहर कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। और बच्चों आपका ब्यूटेन बनकर के तैयार हो गया है, C2H5, जिसको आप नॉर्मली C4H10 के नाम से भी जानते हैं। तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से नेम्ड रिएक्शन चलती है। वुड्स रिएक्शन कोई नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं कोई भी वुड्स रिएक्शन दे देगा। वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। तो बच्चों आपको अब ये समझ में आना चाहिए कि एक नेम्ड रिएक्शन आपके कोर्स में और भी है, उसका नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। सभी बच्चे ध्यान दें, फिंकलस्टीन रिएक्शन, मैंने इसको अभी अंडरलाइन किया आपकी स्क्रीन पे, स्क्रीन हाईलाइट भी कर दे रहा हूं। दिस नेम्ड रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। और बच्चों आपने प्रीवियस टर्न पे कौन सी नेम्ड रिएक्शन देखी है, उसका नाम था डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। आप डायएजोटाइजेशन रिएक्शन भी देख चुके हैं। अब आप कौन सी देख रहे हैं, वुड्स रिएक्शन देखी, अब आप देख रहे हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि सारे ही कंपाउंड्स फिंकलस्टीन रिएक्शन देंगे, आपको स्पेसिफिक सिम्टम्स नजर आने चाहिए कि फिंकलस्टीन रिएक्शन क्यों और कब जरूरत पड़ती है, तब आप इसको कन्वर्जेंस में यूज करेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों देखें क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले लिखा है एल्किल आयोडाइड्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्किल क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स विद सोडियम आयोडाइड एंड ड्राई एसीटोन। तो बच्चों यहाँ पर एक वर्ड कम लिखा हुआ है, इसको मैं पूरा कर देता हूं। यहाँ पे एरो के ऊपर आप जरूर लिख लीजिएगा ड्राई एसीटोन। क्या लिखेंगे, ड्राई एसीटोन। एसीटोन तो आप जानते होंगे ना, एसीटोन क्या होता है बच्चों, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं। एसीटोन इज CH3CO CH3, जिसको आप प्रोपेनोन के नाम से भी जानते हैं, CH3CO CH3, दिस इज एसीटोन, सूखा हुआ एसीटोन। तो बच्चों यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन का, वो एल्किल आयोडाइड्स होता है। क्योंकि बच्चों आपने ज्यादातर रिएक्शंस में देखे होंगे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो या तो CH3Br बनाया जाता है या तो CH3Cl बनाया जाता है। आयोडाइड से रिलेटेड प्रोडक्ट बहुत ही कम बनते हैं, और यदि बन रहे होंगे तो उनकी ईल्ड इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर आपको एल्किल आयोडाइड्स की ईल्ड काफी अच्छी चाहिए तो उसके लिए एक रिएक्शन होती है, उसका नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। उसी तरीके से बच्चों आपने एल्किल फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन भी बहुत कम देखा होगा, क्योंकि आपने एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन आप करते हैं, उसमें एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, ये सब तो देखते हैं, लेकिन एल्किल फ्लोराइड्स का भी अभी आपने नहीं देखा कि यील्ड्स कैसे अच्छी आएगी और कौन सी रिएक्शन उसको फेवर करेगी। तो उसलिए भी एक नई रिएक्शन बनाई जाती है, उस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो बच्चों पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करिए कि अगर फिंकलस्टीन रिएक्शन आप यूज कर रहे हैं तो वो एल्किल आयोडाइड्स के लिए होती है,
और यदि आप स्वार्ट्स रिएक्शन यूज कर रहे हैं तो वो एल्किल फ्लोराइड्स के लिए होती है। तो एल्किल फ्लोराइड्स का प्रिपरेशन करना हो तो स्वार्ट्स रिएक्शन, और एल्किल हैलाइड्स में एल्किल आयोडाइड्स का प्रिपरेशन करना हो स्पेशली तो फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से आप बच्चों समझ गए होंगे। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि फिंकलस्टीन रिएक्शन का मेन एम क्या है? तो बच्चों एक मैं रिएक्शन एग्जांपल के लिए लिख देता हूं। दिस इज आर, देखो बच्चों अब आपकी स्क्रीन पे लिखने चला जा रहा हूं। दिस इज RCl प्लस NaI। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस इज Ri प्लस NaCl। तो बच्चों RCl की जगह आप RBr भी ले सकते हो। समझ में आ गया? उसी तरीके से जो बच्चों अब आपके सामने, ओके थैंक यू, उसी तरीके से बच्चों जो आपके सामने स्वार्ट्स रिएक्शन है ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्वार्ट्स रिएक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है जो एल्किल फ्लोराइड्स बनाने के काम आती है। एल्किल फ्लोराइड्स आपको जल्दी बनते हुए मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे किसमें? वो स्वार्ट्स रिएक्शन में मिलेंगे। तो किसी भी रिएक्शन में अगर कन्वर्जन्स में आपसे एल्किल फ्लोराइड्स बनाने के लिए पूछा जाता है तो दिस इज वन ऑफ द मेन रिएक्शन। ये आपको याद रखना होगा। मैं इस रिएक्शन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस इज CH3Br प्लस सिल्वर फ्लोराइड्स गिव्स CH3F प्लस AgBr। तो बच्चों हम इन रिएक्शंस में अभी आपको काफी कुछ बता सकते हैं, लेकिन काफी कुछ चीजें हिडन कर लेते हैं, क्योंकि जितना क्लास 12th के अकॉर्डिंग है उतना ही अभी आपको बता रहे हैं, वैसे ही रिएक्शंस ज्यादा है। तो आप कृपया करके फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन इनको समझने की कोशिश करिए, और इनका यूज कहां किया जाएगा वो भी समझने की कोशिश करिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इन नेम्ड रिएक्शंस का नाम हेलोजन एक्सचेंज क्यों है, क्योंकि ये लोग हेलोजन एक्सचेंज कर लेती हैं। मतलब एल्किल फ्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड से बन गया एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड से बन गया एल्किल फ्लोराइड, तो हेलोजन एक्सचेंज हो गया। तो ये बात ध्यान से देखिए कि सोडियम का आयोडीन निकल के चला गया R के पास, और R का X निकल के चला गया सोडियम के पास। फिर CH3 का Br निकल के चला गया Ag के पास, और Ag का F निकल करके चला गया CH3 के पास। तो इसको हम लोग हेलोजन एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन अगर आपको आयोडाइड्स चाहिए तो फिंकलस्टीन रिएक्शन, ब्रोमाइड्स को यूज करके और फ्लोराइड्स आप बनाना चाहते हैं तो स्वार्ट्स रिएक्शन। तो बच्चों आई थिंक आपको ये क्लियर हो गई होंगी बातें, सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। और बच्चों आपके सामने जरा ध्यान से देखिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन था उसमें हम लोग जो देखते हैं उसका नाम होता है एल्कोहल्स को यूज करके हम किस तरह से एल्किल हैलाइड्स बना सकते हैं। दिस इज द मेथड। तो बच्चों एल्कोहल्स को यूज करके हम किस तरह से एल्किल हैलाइड्स बनाते हैं, उसमें कई सारे वेरियस मेथड है, और ये सारी रिएक्शंस आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी। लेकिन अभी बिगिनिंग में आपको उनको लर्न करने में प्रॉब्लम तो आएगी, तो धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। बाय द वे सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ नेमिंग्स भी देख लेते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे SOCl2 का क्या नाम होता है? कोई बच्चा बता सकता है SOCl2 का क्या नाम होता है? ओके नहीं पता। SOCl2 का नाम होता है बच्चों थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। तो कई सारे अभी आपको नाम होंगे वो भी नहीं पता होंगे, तो आप धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। और बच्चों अगर आपके सामने कोई लिख दे HCl प्लस ZnCl2 तो इसको एक एजेंट कहते हैं। इसका नाम होता है लूकास रिएजेंट। इसका नाम होता है लूकास रिएजेंट। तो कुछ नेमिंग है, पहले तो वो समझ लीजिए। जैसे इसका नाम क्या है? इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को। कभी भी आप एल्कोहल्स के साथ थायोनिल क्लोराइड बनने यूज करेंगे तो आपके पास एल्किल हैलाइड बन करके तैयार हो जाए। और बच्चों लूकास रिएजेंट होता है, इसको हम लोग लूकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं। लूकास रिएजेंट क्या करता है? एल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करता है, एल्किल हैलाइड्स बनाता है। लेकिन ये एल्किल हैलाइड्स की यील्ड बहुत अच्छी नहीं होती है इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये टर्शरी अल्कोहल होगा तो रिएक्शन काफी फास्ट होगी और एल्किल हैलाइड्स की यील्ड भी काफी अच्छी होगी। तो अभी यहां पर जितनी भी रिएक्शंस दी गई हैं इन सब का बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ये जितनी भी रिएक्शंस हैं उसमें HCl या HX
या कोई भी एसिड साथ में क्यों लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे HX, यहाँ पे H2SO4, ये एसिड क्यों लेते हैं बार बार साथ में। एसिड बच्चों इसलिए लेते हैं क्योंकि एसिड H+ का अटैक करके OH यानी वाटर को रिमूव करा देता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे H2SO4 या HCl जैसे एसिड्स लेते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीटली चली जाए। और यदि हम एसिड नहीं लेंगे तो राइट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस राइट हैंड साइड में फिर से वापस रिएक्शन करके रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देगा। तो रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल ना हो, सिर्फ इरिवर्सिबल हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग एसिड साथ में लेते हैं। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। तो बच्चों अभी आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना चाहते हैं तो वो इन रिएक्शंस को यूज करके बनाया जा सकता है जो आपकी स्क्रीन पे है। इसमें ज्यादातर रिएक्शन जो यूज की जाती है वो लास्ट वाली की जाती है यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। यहां पर जो एल्किल हैलाइड्स की यील्ड होती है वो सबसे अच्छी मिलती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आता है। और बच्चों अगर आपको H3PO3 ये सब कंपाउंड्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो मैं आपको अलग से बता देता हूं, जरा ध्यान से देख लीजिए। जस्ट वेट बच्चों, एक सेकेंड, अभी आपको और देखना होगा ध्यान से। तो बच्चों आपके कोर्स में 3 तरह के एसिड होते हैं। एक होता है H3PO2, एक होता है H3PO3, एक होता है H3PO4। ठीक है, ये 3 तरह के एसिड्स होते हैं। इनके नाम भी होते हैं, लेकिन लास्ट वाले एसिड का नाम आप जरूर याद कर लीजिए। इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, या इसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इसका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि ये काफी जगह यूज होता है। दिस इज नोन एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ये मोनोबेसिक एसिड होता है। क्या होता है? मोनोबेसिक एसिड। ये डाइबेसिक एसिड होता है, ये ट्राइबेसिक एसिड होता है, टेट्राबेसिक एसिड्स भी होते हैं बच्चों, लेकिन अभी इन तीनों का यूज है तो हम यही 3 आपको बता रहे हैं मेनली। मोनोबेसिक एसिड का मतलब ये होता है कि H3PO2 जो है बच्चों, जब ये ब्रेक होगा तो ये सिर्फ अपने एक H को ही रिलीज कर सकता है। ये अपने एक H को ही रिलीज कर सकता है। और बच्चों H3PO3 अगर डाइबेसिक एसिड है तो ये जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे या हीट करेंगे तो ये अपने 2 H को रिलीज कर सकता है, तभी ये डाइबेसिक एसिड्स की कैटेगरी में आता है। और बच्चों ये आपको चार्ज तो क्लियर होंगे, जितने प्लस के उतने माइनस के होते हैं, 2 प्लस के 2 माइनस के। और बच्चों अगर हम फॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हैं तो ये ट्राइबेसिक एसिड होता है, ये अपने तीनों H हटा सकता है, इसलिए इसमें फॉस्फेट आयन का फॉर्मेशन होता है। फॉस्फेट तो आप जानते ही होंगे, PO4 3-, दिस इज नोन एज फॉस्फेट आयन। तो बच्चों H3PO2, H3PO3, H3PO4, इन तीनों का आइडिया बिल्कुल आपको पड़ गया होगा। मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है, कई बच्चे अभी भी समझते हैं कि ये तीनों एसिड एक जैसे होते हैं, लेकिन ये तीनों डिफरेंट होते हैं। ये क्लास 11th में ऑलरेडी आपको पढ़ाया जाता है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और बच्चों इन एसिड्स के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो वो भी समझ लीजिए, इनके स्ट्रक्चर्स वो भी एक कोर्स में है आपके। जैसे अगर आप H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो ये मोनोबेसिक एसिड है, तो उसमें एक POH बॉन्ड होगा। H3PO3 ये डाइबेसिक एसिड है, तो उसमें 2 POH बॉन्ड होंगे। H3PO4 ये ट्राइबेसिक एसिड है, तो उसमें 3 POH बॉन्ड होंगे। अब बच्चों आप बैलेंसी पूरी कर लो। ठीक है, H3PO2 है, एक H ये लग गया, एक H ये लग गया, 3 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन और भी है तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। फिर बच्चों H3PO3 है तो एक H अभी जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन और है तो डबल बॉन्ड से जोड़ दो। फिर H3PO4 है, H3 हो गया, O3 हो गया, एक ऑक्सीजन और है, तो ऑक्सीजन बच्चों हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच होता है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों तीनों तरह के स्ट्रक्चर। ये तीनों तरह के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको अलग अलग आइडेंटिफाई करके बता दिए, कृपया करके इनको लर्न कर लीजिए और अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए क्योंकि इतनी डिटेल में आपको जल्दी कोई बताने वाला नहीं। ठीक है, तो बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, पहले मैं वेट कर रहा हूं।
तो बच्चों होपफुली आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस, जैसा कि हम लोग ने बताया कि हम लोग अभी कर, तो क्वेश्चंस हम लोग जरूर करेंगे। बच्चों अपनी स्क्रीन देखो, मैंने हाईलाइट कर रखी है। बच्चों क्या आप फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? फिफ्थ क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? ओके सर, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले रिएक्शन बताई है कि दिस इज कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज, और इसका नाम है सर फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिफ्थ रिएक्शन क्या बच्चों आपको समझ में आ जाती है? दिस इज हैलोजन एक्सचेंज। अभी आपने पढ़ा था हैलोजन एक्सचेंज, क्या आप आता है, याद आता है? कैसे पढ़ा था? आपने पढ़ा था RX प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ड्राई एसीटोन, क्या बनता है बच्चों? दिस इज Ri एंड NaX। कितने बच्चों को याद आई फिंकलस्टीन रिएक्शन? उसको अप्लाई करना है फिफ्थ वाले पार्ट में। तो क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं बच्चों? बच्चों प्रोडक्ट बना सकते हैं? क्या बनेगा प्रोडक्ट? दिस इज बिकम CH3 CH2, क्या आएगा इसमें बच्चों? I प्लस NaBr। तो सभी बच्चों को फिफ्थ वाला पार्ट क्लियर है किस तरह से बना? दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या कहते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन। नहीं याद आई तो मैं फिर से बताऊं, क्या याद आ गई आपको बच्चों? याद आ गई? यस सर। देखो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन देखो जस्ट ऊपर उसी पेज में अभी हमने पढ़ाया, अपनी स्क्रीन पर देखो ध्यान से, और नीचे उसका क्वेश्चन आ गया। मैंने फिफ्थ पार्ट अभी आपको करके बताया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आप 10.5 का फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि थायोनिल क्लोराइड का क्या यूज है। वो क्या करता है? OH को हटा के Cl से रिप्लेस कर देता है। तो बच्चों जो सेकंड पार्ट है उसका भी आंसर आप लिख सकते हैं। जगह कम है, चाहे आप जैसे आंसर लिख लिए वो आपका मन है। OH हटा के आपको Cl से रिप्लेस करना है। तो बच्चों आप बता सकते हो कि इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम कौन बता सकता है जो मैंने अभी बनाया है? दिस इज नॉट क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम होगा बच्चों? इसका नाम होगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यस, इसका नाम होगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। दिस इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ओके ओके बच्चों, और इसमें साइड प्रोडक्ट आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, और ना बनाना चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं। वैसे याद रखिए कि थायोनिल क्लोराइड कभी भी होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलती है और HCl का फॉर्मेशन होता है। दिस इज ऑन योर विश, आप इसको लिखना चाहें या ना लिखना चाहें दोनों काम चलेंगे। तो सभी बच्चों को यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए जरा फोर्थ, क्या फोर्थ नंबर क्वेश्चन सभी से हो सकता है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। बन सकता है बच्चों प्रोडक्ट? कैसे बनाओगे? कहोगे सर बहुत आसान है। पहले हम क्या करते हैं, जितने भी H लगे हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों मेरी स्क्रीन पे एक बार ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है क्या इसके पास हाइड्रोजन है? तुम कहोगे यस सर हाइड्रोजन है, क्योंकि अगर सर हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसकी वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी? तो कितने हाइड्रोजन है? सर एक हाइड्रोजन। तो वो एक हाइड्रोजन मैंने आपके सामने बना दिया, क्योंकि एक हाइड्रोजन होगा तभी तो उसकी वैलेंसी पूरी होगी। 1 2 3 4, मानते हो कि नहीं? क्यों भाई, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो इस वाले कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। और इस वाले कार्बन के पास बच्चों हाइड्रोजन है, दूसरे वाले के पास? कहोगे सर नहीं है, क्योंकि सर उसकी वैलेंसी पहले से पूरी है। ये हो गई 1 2 3 और ये 4, 4 वैलेंसी तो उसकी ऐसे ही पूरी हो गई। तो इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है ना? इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। क्या बात क्लियर है? तो बच्चों HI का अटैक होना है, तो HI का अटैक कैसे होगा? क्या यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा हुआ है? पेरोक्साइड तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसे अटैक करेगा? मोरकोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। यानी बच्चों I कहां जाएगा? I वहीं जाके अटैच होगा जहां पर H कम होंगे। तो बच्चों बताओ H यहां पर कम है कि H यहां पर कम है?
दो जगह है उसके पास अटैक करने के लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा जहां पर H कम है वहीं जाकर के प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी नीचे वाले कार्बन के पास I जाकर के जुड़ जाएगा। तो बच्चों आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना लीजिए। ये आपका हो गया CH3, ठीक। I कहाँ जुड़ेगा, जहां पर H कम हो यहां पर I जुड़ गया, और ऊपर वाले में H जुड़ गया, डबल बॉन्ड हट गया। तो बच्चों आपका फाइनल प्रोडक्ट मैंने बना करके दिखा दिया है, तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए। आप इसका नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। नाम लिखने के लिए यहां से काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो उसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। किसी को नाम लिखना है तो लिख सकता है 1 आयोडो, मैं लिख देता हूं, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका फॉर्मेशन होगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आता है पूरी तरीके से? यस सर। ओके, तो बच्चों अब आप एक और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो सकता है। तो बच्चों आप कहोगे कि क्वेश्चन नंबर 3 सर कौन से कंसेप्ट से होगा? कंसेप्ट हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसकी रिएक्शन HCl के साथ हो रही है, तो एल्कोहल्स की रिएक्शन क्या आपने HCl के साथ देखी है कहीं पे भी? कहोगे सर यहां देखिए, लेकिन वहां पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, वहां पे ZnCl2 भी लिखा होना चाहिए था, वो लिखा नहीं उन्होंने। कोई बात नहीं, लेकिन आपको रिसेम्बलेंस मिलेगी फर्स्ट रिएक्शन से। और फर्स्ट रिएक्शन में बच्चों R क्या होता है? आप कहोगे R सर एल्किल ग्रुप होता है। R क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है। R क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है, क्योंकि आप अगर इसको ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है एल्किल हैलाइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्किल हैलाइड्स लिखा है ना, एरोमेटिक तो लिखा नहीं है, एरिल तो लिखा नहीं है, तो ये एरोमेटिक और एरिल के लिए नहीं है, ये एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन है यूजिंग एल्किल एल्कोहल से। तो बच्चों अब आप इसी कंसेप्ट को यूज करिए फर्स्ट रिएक्शन को और अपने क्वेश्चन में लगा दीजिए। क्या क्वेश्चन में आप लगा पाए? थर्ड पार्ट है आपका, आपकी स्क्रीन पे देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब आप सोचो कि कौन सा OHCl से रिप्लेस होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? तो तुम कहोगे सर ये वाला तो कार्बन से अटैच है, लेकिन ये वाला OH जो है ये बेंजीन से अटैच है, तो आपका RX कौन ट्रीट कर रहा है? तो कहोगे सर RX तो ये वाला ट्रीट कर रहा, दिस इज RX, दिस इज ROH वाला ग्रुप तो सर ये ट्रीट कर रहा है उसकी तरह, है ना? ये ट्रीट थोड़ा ना कर रहा है, क्योंकि ये वाला OH जो है बेंजीन से जुड़ा है, एल्किल कार्बन से नहीं जुड़ा है, बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है, और बेंजीन से कार्बन हो गया तो उसका मतलब ये क्या हो गया? एरिल अल्कोहल हो गया। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो भाई समझ में आती है? तो उसमें बच्चों एल्किल ग्रुप क्या है? ये आपका एल्किल ग्रुप है, तो ये हो गया आपका ROH। तो ROH प्रोडक्ट करेगा HCl से इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? OH हट करके Cl लग जाएगा। तो बच्चों जब OH हट के Cl बनेगा तो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा? ये मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, यहाँ पे आपका OH है और ये आपकी बेंजीन रिंग है और ये आपका बन गया CH2Cl। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आया? क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन किस तरीके से किया गया?